नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वामपंथ और दक्षिणपंथ। आज हम वामपंथ और दक्षिणपंथ में अंतर करने का प्रयास करेंगे, इसको समझेंगे कि वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या होता है। बच्चों, किसी भी समाज में असमानता और शोषण एक स्वाभाविक और अनिवार्य प्रक्रिया है, एक अनिवार्य पहलू है। समाज की यह असमानता और शोषण समाज में शोषक और शोषित वर्ग को जन्म देती है और समाज में यह वर्गों का अंतर कई बार वर्ग संघर्ष को भी जन्म दे देता है। इस वर्ग संघर्ष के पीछे इन वर्गों की विचारधाराएं काम करती हैं, जिसका जन्म परिस्थितियों की वजह से स्वाभाविक रूप से होता है। जहां शोषित समाज की भावना और प्रयास रहता है कि कुछ ऐसा हो जिससे समाज में असमानता शोषण समाप्त हो जाए, वहीं एक वर्ग और है जो समाज का जो दूसरा वर्ग कहलाता है, वो कहता है कि पुरातन व्यवस्था जो है या असमानता और शोषण की जो व्यवस्था है वो हमेशा विद्यमान या बने रहनी चाहिए। इस वर्ग के अनुसार असमानता प्राकृतिक है और समाज के विकास में इसका योगदान होता है। बच्चों, ये दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे की घोर विरोधी हैं और इन्हीं विचारधाराओं ने वामपंथ और दक्षिणपंथ आंदोलन को जन्म दिया और लगभग पूरे विश्व की राजनीति में इन दोनों विचारधाराओं ने अपना असर भी दिखाया है। क्योंकि दोनों ही सिद्धांत एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः कुछ राजनीतिक आंदोलन इन दोनों से निरपेक्ष मध्यम मार्ग लेकर चलती हैं। मतलब ना तो वो वामपंथी में जाना चाहती हैं और ना ही वो दक्षिणपंथी में जाना चाहती हैं, और दोनों ही विचारधाराओं की अच्छी और उपयोगी बातों का वो अनुसरण करती हैं, ग्रहण करती हैं और विचारधाराओं की कट्टरता को भी वो नकारती हैं। बच्चों, इस तरह की राजनीति मध्यम मार्गी कहलाती है। इसी तरह कुछ राजनीतिक दल मध्यम मार्ग से कुछ ज्यादा और वामपंथ की तरफ कुछ ज्यादा झुकाव को लेकर भी चलते हैं। इन दलों को समाजवादी, फॉर लेफ्ट दल या सेंटर लेफ्ट दल भी कहा जाता है। कुछ दल कई मामलों में दक्षिणपंथ से प्रभावित होते हैं, पर उनका ज्यादा झुकाव मध्यम मार्ग की तरफ ही होता है। अब बच्चों, हम देखते हैं वामपंथ क्या है। वामपंथ वास्तव में एक विचार है जो समानता और शोषण मुक्त समाज की कल्पना पर आधारित है। ये चाहता है कि समाज जो है बिल्कुल शोषण मुक्त हो जाए, और इस विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल सामाजिक समता और समाजवाद का समर्थन करते हैं और किसी भी प्रकार के आनुवंशिक पदाधिकारी का विरोध करते हैं, और ये लोग वंचितों के अधिकारों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वामपंथ उत्पादन के सभी संसाधनों पर राज्य का अधिकार मानते हैं कि उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। कट्टर वामपंथ वास्तव में मजदूरों, कृषकों के अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रतिक्रियात्मक विचारधारा है। मतलब ये कट्टर वामपंथी जो है हमेशा मजदूरों और किसानों के लिए के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं, जो समानता और शोषण मुक्त समाज के लिए प्राय क्रांति की आवश्यकता पर बल देते हैं। कि हमेशा ये कहते हैं कि हम समानता और शोषण मुक्त समाज प्राप्त करने के लिए हमें क्रांति की आवश्यकता होती है। यह बाजारवाद, यही वजह है कि यह पूरी तरह से पूंजीवाद और राजशाही के खिलाफ होता है और यह बाजारवाद और मुनाफाखोरी को गलत मानता है। वामपंथ में सरकार का क्या दायित्व होता है? वामपंथ कई मामलों में सरकार को सामाजिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, निःशुल्क जन शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, कठोर श्रम कानून आदि के लिए उत्तरदायी मानता है और इन क्षेत्रों में सीधी सरकार की भागीदारी मान चाहता है। यही वजह है कि साम्यवाद, समाजवाद, सहकारितावाद और उदारवाद सभी वामपंथ के खेमे में आते हैं। तो बच्चों, वामपंथियों ने क्या दायित्व माना सरकार का? सरकार का दायित्व माना कि समाज में सुरक्षा स्थापित करे, जन स्वास्थ्य संबंधी कार्य करे, निःशुल्क जन शिक्षा दे और रोजगार के अवसर बढ़ाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखे और कठोर श्रम कानून को बनाए। तो इस प्रकार की दायित्वों को वह वामपंथी मानते हैं कि सरकार का दायित्व इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि सभी का कल्याण हो। अब बात आती है वामपंथ शब्द आया कहाँ से। बच्चों, वामपंथ को वामपंथ कहने के पीछे एक कहानी है और इस कहानी की शुरुआत फ्रांस में 1789 में फ्रांस में हुई थी और राष्ट्रीय असेंबली में संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और फ्रांस के राजा लुईस 16 को कितना अधिकार मिलना चाहिए इस पर चर्चा होनी थी। और सभा में उच्च वर्ग और पादरी वर्ग के साथ साथ मजदूर वर्ग भी सदस्य थे, लेकिन उच्च वर्ग
और पादरी वर्ग के लोग सामान्य और साधारण मजदूरों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। अतः वे उनसे अलग पीठासीन अधिकारी के दाईं ओर बैठ गए और यह वर्ग राजशाही का समर्थक था और समाज की पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने की हमेशा पक्षधर था। पुरातन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? पुरातन व्यवस्था से तात्पर्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया, असमानता को बनाए रखना और शोषण को बनाए रखना। इसी को ही पुरातन व्यवस्था माना और इसी को ही जो है जो दाईं तरफ जो लोग बैठे हुए थे, जो पादरी और उच्च वर्ग के लोग थे, उनका ये कहना था कि ये व्यवस्था हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए, जिससे कि लोगों में प्रतियोगिता हो और वे अपना विकास कर पाए। दूसरी तरफ आमजन से भी आए हुए कुछ लोग थे जो राजशाही का विरोध करते थे और ये लोग पीठासीन अधिकारी के बाईं ओर बैठ गए। यहीं से इन लोगों के लिए लेफ्ट विंग और पुरातन व्यवस्था के समर्थक के लिए राइट विंग का शब्द का प्रयोग होने लग गया और बाद के कुछ वर्षों में अखबारों में इन शब्दों का खूब इस्तेमाल हुआ। हालांकि बीच के कुछ वर्षों में ये टर्म खत्म हो गया, समाप्त सा हो गया, लेकिन पुनः ही 1814 में फ्रांस में संवैधानिक राजशाही शुरू होने पर लिबरल कंजर्वेटिव पार्टियों के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था बाएं और दाएं हो गई और स्थानीय समाचार पत्रों ने भी इन विचारधाराओं के लिए लेफ्ट और राइट शब्द का फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाद में यही कंसेप्ट दुनिया के अन्य हिस्सों में भी प्रयोग होने लग गया बच्चों। और बहुत सारे देशों में हालांकि ऐसे बैठने की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। लेफ्ट और राइट का यह कॉन्सेप्ट बाद में अन्य राजनीतिक पार्टियों यानी पॉलिटिकल पार्टीज में एक पैमाना बन गया और सभी राजनीतिक दल अपने को इसी के संदर्भ में सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट के रूप में पेश करने लगे। वामपंथ के सिद्धांत क्या है? वामपंथ समाज में अंतिम व्यक्ति तक विकास और समानता की वकालत करता है। मतलब वामपंथ क्या कहना चाहते हैं? वामपंथ कहते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति, मतलब अंतिम व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? उसके पास विकास के संसाधन होने चाहिए और हर एक व्यक्ति जो है समानता की राह पे चले। यह समाज में परिवर्तन और नए विचारों की वकालत करता रहा और परंपरा, अंधविश्वास और कुरीतियों की हमेशा खिलाफ रहा। कट्टर वामपंथ में धर्म, जाति का कोई स्थान नहीं था और हालांकि उदार वामपंथ धर्मनिरपेक्ष समाज की वकालत करता है। वामपंथ हमेशा से परिवर्तन और सुधार का पक्षधर रहा। अब देखो बच्चों, कट्टर वामपंथ में धर्म और जाति का कोई स्थान नहीं था और हालांकि उदार वामपंथ जो था धर्मनिरपेक्ष समाज की वकालत करता था। दोनों ही बातें आई इसमें। और वामपंथ हमेशा से परिवर्तन और सुधार का पक्षधर रहा और इसके लिए वह क्रांति के लिए भी तैयार रहा और वामपंथ पूंजीपतियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का भी हिमायती रहा कि पूंजीपतियों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाए, जिससे कि जो दीनहीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास विकास के संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनको वो सभी चीजें उपलब्ध कराई जाएं। वामपंथ के समर्थक समलिंगी विवाह से मतलब है समान लिंग में समलिंगी विवाह को स्वीकार करते थे और वे मृत्यु दंड के प्राय खिलाफ होते थे और इमिग्रेशन यानी कि अप्रवासियों के पक्ष में रहते थे। कौन है वामपंथी पार्टियां? हम जाने तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन की लिबरल पार्टी वामपंथ को फॉलो करती है। वहीं भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, AIMIM को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां वामपंथ का अनुसरण करती हैं। इनमें कम्युनिस्ट पार्टियां, एक्सट्रीम लेफ्ट तथा समाजवादी पार्टी, आप, कांग्रेस आदि राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं सेंटर लेफ्ट में भी आती हैं। अब वामपंथ के दुष्प्रभाव क्या हैं? वामपंथ वैसे तो सामाजिक समानता की वकालत करता है, किंतु कई बार ये व्यक्तिगत श्रम और प्रतिभा का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाता। परिश्रमी और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होते हैं वो इसी वजह से हतोत्साहित हो जाते हैं और इसका असर समाज के विकास पर पड़ता है। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही देखा गया है। कई बार वामपंथ चरम की ओर बढ़ता है और यह तानाशाही में तब्दील भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार कुचले जाते हैं, मतलब वो नष्ट हो जाते हैं और व्यवस्था परिवर्तन और सुधार के नाम पर चले आंदोलन में फिर परिवर्तन असंभव सा हो जाता है। मतलब व्यवस्था परिवर्तन के लिए और सुधार के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वह अंततः असंभव प्रतीत होने लगता है। अब बात आती है दक्षिण पंथ क्या है। बच्चों, दक्षिण पंथ जो राइट में बैठे जो लोग थे उनको दक्षिण पंथ कहा गया था।
जिसे राइट विंग कहा गया। वामपंथ की तरह ही दक्षिण पंथ भी राजनीति की एक विचारधारा है, और ये विचारधारा वामपंथ के ठीक विपरीत, और ये समाज के ऐतिहासिक रिवाज, परंपरा, संस्कृति, सामाजिक वर्गीकरण और धार्मिक पहचान को अक्षुण्ण रखना चाहती है। दक्षिण पंथ अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता। दक्षिण पंथ धर्म को शासन का आधार मानता है, और दक्षिण पंथी विचारधारा से प्रभावित राजनीतिक पार्टियां सामाजिक असमानता, शोषण और शोषित को प्राकृतिक और समाज के लिए अपरिहार्य यानी जरूरी मानती हैं। दक्षिण शब्द कहाँ से आया, दक्षिण पथ कहाँ से आया, ये हम जानते हैं। जैसे हमने वामपंथी शब्द के लिए अभी बात करी थी, वहीं से ही दक्षिण पंथ आया, फ्रांस से। दक्षिण पंथ शब्द का उद्भव वही फ्रांसीसी क्रांति 1789 से हुआ माना जाता है, और फ्रांस की नेशनल असेंबली में मोनार्की के पक्षधर उच्च वर्ग पादरी लोगों के प्रतिनिधि असेंबली में दाईं ओर बैठते थे। उस दौर के अखबारों ने इसी वजह से इन दलों को राइट विंग लिखना शुरू कर दिया। आगे चलकर पूरे विश्व की राजनीति में इसी संदर्भ में पुरातन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले दलों के लिए दक्षिण पंथी शब्द का प्रयोग होने लगा। दक्षिण पंथ यानी राइट विंग इमिग्रेशन यानी अप्रवासी को सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा मानता है, और इसी वजह से यह विचारधारा इमिग्रेशन के खिलाफ है। दक्षिण पंथ उद्यमियों और धनाढ्य लोगों पर उदार या कम टैक्स की वकालत करता है, और इनका मानना है कि इनका राज्य के विकास में योगदान होता है, अतः कठोर टैक्स लगाकर इन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। जबकि वामपंथी कहते हैं कि कठोर टैक्स लगाना चाहिए, जिससे कि टैक्स लगेगा, सरकार की इनकम होगी, सरकार जो है जन कल्याणकारी कार्यों में वह पैसा लगाएगी। लेकिन दक्षिण पंथी इसको गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, कठोर टैक्स लगाया जाता है, तो जो वर्ग राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहा है वह हतोत्साहित हो जाएगा। दक्षिणपंथी विचारधारा में सरकारों की सीमित भूमिका होती है, यहाँ तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाएं भी सरकार अपने हाथ में रखना नहीं चाहती। दक्षिणपंथी समलिंगी विवाह को अप्राकृतिक और गैर कानूनी मानती है, और इस विचारधारा के अंतर्गत मृत्युदंड को स्वीकार भी किया गया है। और सामाजिक ऊंच नीच, गरीबी अमीरी आदि असमानता को दक्षिणपंथी में स्वाभाविक और प्राकृतिक माना जाता है, और इसे समाज के विकास के लिए आवश्यक समझा गया है। और दक्षिण पंथ और पूंजीवाद एक ही सिक्के के दो पहलू भी माने गए हैं। दक्षिण पंथ में व्यवस्था परिवर्तन को अनावश्यक और अस्वीकार्य माना जाता है। असमानता और वर्ग विभेद प्रतिभावान और मेहनतकश लोगों का पारितोषिक यानी पुरस्कार और इनाम, पारितोषिक मतलब पुरस्कार या इनाम समझा जाता है। यह भेद लोगों के अंदर एक प्रतियोगिता की भावना जगाती है, और हर कोई अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए मेहनत करता है। मतलब समाज में जो असमानता है या वर्ग विभेद है, वो किसके लिए पुरस्कार है? उन प्रतिभावान और मेहनतकश लोगों के लिए पुरस्कार समझा जाता है, ये दक्षिण पंथी कहते हैं। यह भेद लोगों के अंदर एक प्रतियोगिता की भावना को जगाता है, और हर कोई अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए मेहनत करता है, मेहनत के लिए प्रयासरत रहता है। मेहनत का लाभ जब व्यक्तिगत और स्वयं को होता है, तो हर कोई के अंदर मेहनत की लालसा और होड़ पैदा होती है, यानी प्रतियोगिता पैदा होती है। इससे समाज का भी विकास होता है, और दक्षिण पंथ पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभवों को सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर उससे लाभ लेना चाहता है। अब दक्षिण पंथ के दुष्प्रभावों को हम देखें, तो दक्षिण पंथ विचारधारा के अनेक पहलुओं के साथ साथ इसके कुछ भयंकर दुष्प्रभाव भी हैं। दक्षिण पंथ समाज में असमानता पैदा करता है। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से समाज का एक बड़ा वर्ग वंचित हो जाता है। दक्षिण पंथ में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा मुश्किल से होती है, और उग्र दक्षिणपंथी फांसीवाद और नाजीवाद की ओर उन्हें ले जाता है। वामपंथ और दक्षिणपंथ में हम अंतर देखें, तो वामपंथ विचारधारा सामाजिक समानता के लिए व्यवस्था परिवर्तन को उचित मानता है और आवश्यक मानता है, जबकि दक्षिणपंथी जो विचारधारा वाले जो लोग हैं, वो सामाजिक असमानता को प्राकृतिक और अपरिहार्य मानते हैं, जरूरी मानते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन को अनुचित और अनावश्यक मानते हैं। वो कहते हैं कि समाज या राज्य के विकास के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो उसके लिए पुरस्कार है। क्या क्या पुरस्कार है? असमानता। असमानता जो है
वो पुरस्कार के रूप में देखते हैं। वामपंथ जाति, वर्ण, धर्म, राष्ट्र और सीमा को नहीं मानते। वहीं दक्षिण पंथ जो है जाति, वर्ण, धर्म और राष्ट्र को मानते हैं। वामपंथ राज्य के व्यापक उत्तरदायित्व को जरूरी समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को राज्य की जिम्मेवारी माना जाता है। और दक्षिण पंथ में सरकार का दायित्व बहुत ही सीमित हो जाता है। वामपंथ जब सॉफ्ट होता है तो वह समाजवाद और अन्य सेंटर लेफ्ट दल के रूप में सामने आता है। वहीं दक्षिण पंथ जब सॉफ्ट होता है तो वह उदारवादी दक्षिण पंथ के रूप में सामने आता है। वामपंथ जब उग्र होता है तो तानाशाही के रूप में सामने आता है। और जबकि दक्षिण पंथ जब अपने चरम पर होता है, उग्र रूप में होता है, तो फांसीवाद के रूप में आता है। उग्र वामपंथ को छोड़ अन्य वामपंथी धर्मनिरपेक्ष समाज की परिकल्पना करते हैं। मतलब उग्र वामपंथ को छोड़ करके अन्य जो वामपंथी हैं वो धर्मनिरपेक्ष समाज की परिकल्पना पर अपना ध्यान रखते हैं। और वहीं दक्षिणपंथी धर्मनिरपेक्षता का कोई स्थान नहीं रखते हैं। अब निष्कर्ष रूप में हम उपसंहार रूप में कह सकते हैं कि वामपंथ और दक्षिणपंथ एक दूसरे से एकदम से एक दूसरे के विपरीत दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़ी विचारधाराएं हैं, जिनके आधारभूत मूल सिद्धांत ही एक दूसरे से अलग हैं। पूरे विश्व की राजनीतिक विचारधाराएं इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। और वामपंथ जब कट्टरता की तरफ बढ़ता है तो वह तानाशाही में तब्दील हो जाता है। और इसी तरह दक्षिण पंथ में जब कट्टरता आ जाती है तो वह फांसीवाद का रूप ले लेती है। तो बच्चों, इसी के साथ ये है, हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वामपंथ और दक्षिण पंथ में अंतर समझ में आया होगा। और राजनीति सिद्धांत, राजनीति विज्ञान को पढ़ते समय आपको वामपंथ और दक्षिण पंथ को समझने में कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया विषय लेकर के आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।